अधूरे इश्क में एक बात तो मुकम्मल सीखी हमने, वो छोड़ गए हम फिर भी उनके बने रहे। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। यहाँ भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहाँ एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। एक तरफ जहां भारत, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भारत से अधिक संभावनाएं दूसरे देशों में दिख रही है। पिछले साल यानी 2022 में 2 लाख से भी ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी और वो विदेशों में जाकर बस गए। भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की यह संख्या अब की सबसे अधिक है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी राज्यसभा में। जयशंकर ने बताया कि पिछले 12 साल में 16 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। यानी बहुत से लोग हैं जो भारत की वजह दूसरे देशों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। लोग क्यों छोड़ रहे हैं नागरिकता, ऐसा क्या है जो अपने देश में नहीं लेकिन विदेशों में है, इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको साल दर साल ये जो प्रस्थान करने का तरीका है वो बताते हैं कि क्या आंकड़ा कहता है, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 12 साल में 16 लाख लोगों ने इंडिया को कहा बाय बाय, यानी 16 लाख हिंदुस्तान को छोड़कर, सिटीजनशिप को छोड़कर चले गए हैं। जो 2017 का आंकड़ा था 1,33,000 का, वो बढ़ते बढ़ते 2022 में 2,25,620 हो गया। 2020 में कम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कोविड की बात है, तो वो आंकड़ा है 2,25,620 जो 2022 में लोगों ने छोड़ा है। और कुल मिलाकर 12 साल में 16 लाख लोगों ने छोड़ दिया है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की नागरिकता को। विदेश मंत्री ने, जयशंकर साहब ने, उन 135 देशों के बारे में भी चर्चा की है कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ हिंदुस्तानी लोग जा रहे हैं। इस पर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ये है 2021 में ये देश भारतीयों की पसंद रहे। इसमें समझ में आ रही है बात कि कहाँ कहाँ पर भारतीय जा रहे हैं नागरिकता छोड़ के। उसमें अमेरिका में 78,284 लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं। आता है हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी पसंद अमेरिका है। इंग्लैंड में 14,636, कनाडा में 21,000, ऑस्ट्रेलिया में 23,000। और इन सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर इन तीनों देशों से ज़्यादा लोग अमेरिका में जा रहे हैं, जो भारतीयों की पसंद है। ये 2021 का आंकड़ा है। एक साल में इतने लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ा है और अमेरिका जाकर बस गए। प्रवासी विदेशी मुद्रा बेचकर भारत की आर्थिक तरक्की में अहम योगदान निभाते हैं। ऐसे में प्रवासियों का हवाला देकर सरकार उन्हें यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। साल दर साल ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय वहाँ चले गए तो छोड़ दिया। तो वो क्या हिस्सेदारी है उनकी अर्थव्यवस्था में, उसको एक बार देख लेते हैं। ये प्रवासियों की भारतीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी है। आप देखिए 2018 में 79 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया था भारत में, तो अब 2022 में उनका जो हिस्सेदारी है वो 100 अरब डॉलर हो गई है। ये प्रवासी भारतीयों की भारतीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, जो लगातार बढ़ती रही है। 79 से 81, 19 में, 20 में 83, 2021 में 87, 2022 में 100 अरब डॉलर हो गई। दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में 3 करोड़ 20 लाख इंडियन डायस्पोरा है। देश के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या पिछले 28 साल में 346% बढ़ी है। 1990 में विदेश में रहने वाले भारतीयों की संख्या जहां 90 लाख थी, वो अब 3 करोड़ 20 लाख हो गई है। इस कारण विश्व में जब भी प्रवासियों की बात आती है, भारत नंबर 1 पर होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी हैं, इसको समझ लेते हैं। दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या 27 करोड़ 20 लाख है, यानी अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाने वालों की कुल तादाद 27 करोड़ 20 लाख है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों से आने वाले लोग। उसमें दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख है। 27 करोड़ में से 3 करोड़ 20 लाख जो है हिंदुस्तानी हैं, जो प्रवासी हैं। उसमें 1 करोड़ 18 लाख जो है दूसरे नंबर पर मैक्सिको के लोग हैं, जो छोड़कर
प्रवासी बने हैं। इनमें भी ज़्यादातर लोग अमेरिका जाकर बसे हैं और दूसरे देशों में बसे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर मैक्सिको का फिगर आता है। और 1 करोड़ 10 लाख लोगों के साथ रूस जो है, जो किसी ज़माने में सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता था, वो तीसरे स्थान पर है। 1 करोड़ 7 लाख लोग जो हैं चीन के साथ चौथे पायदान पर हैं, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा चीनी भी प्रवासी के तौर पर अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। भारतीय की बात करें, पिछले महीने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों को भारत का इमेज बिल्डर कहा था। वहीं लगातार भारत छोड़ते लोगों को लेकर विपक्ष ने सरकार को शीतकालीन सत्र में घेर से घेरा था। वो भी एक बार सुन लेते। ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी। और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। Her colleague, the Minister of State for External Affairs, just last Friday, in response to a question in this very house, stated that almost 2 lakh people, 1,83,741 people, renounced their Indian citizenship in the first 10 months of 2022. This exodus in 2022 takes the total number of Indians renouncing Indian citizenship under this government in the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. This year has already seen more people giving up Indian citizenship than any single given year. Is this the sign of a healthy economic environment? पिछले साल ब्रिटेन की इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी हैनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि साल भर में भारत के 8,000 करोड़पतियों ने देश छोड़ दिया। 8,000 करोड़पतियों ने। इस आंकड़े के साथ अब भारत अमीरों के पलायन के मामले में भी टॉप 3 देशों में शामिल हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं? क्या ब्रेन ड्रेन की भेंट चढ़ रहा है भारत? और क्या बेहतर अवसर के कारण भारतीय जो हैं अपनी सिटीजनशिप या नागरिकता छोड़ रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत दीपक वोहरा साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल साहब, अमेरिका से लेखक श्री अय्यर साहब, वरिष्ठ पत्रकार यशवंत राज साहब भी अमेरिका में हैं और वरिष्ठ पत्रकार वंदना झिंगन जी भी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ज़्यादातर लोग प्रवासी भारतीय हैं। दीपक जी इन प्रवासियों के साथ बहुत लंबा रिश्ता रखते रहे हैं और वैभव जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री अय्यर साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि हिंदुस्तान छोड़ने और ख़ास तौर से सिटीजनशिप छोड़ने की क्या बड़ी वजह होती है? क्या हिंदुस्तान पसंद नहीं? ये बात कॉम्प्लेक्स है विजय जी। मैं दो मिनट लेना चाहता हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक चीज देखिए, Y2K का प्रॉब्लम हुआ था 2000 के पहले, 1995 से शुरू हुआ था। तो काफी भारतवासी वहां गए थे, यानी कि यूएस को गए थे कंपनीज को मदद करने में कि Y2K प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन कार्ड 15 साल हो रहा है मिलने के लिए। ग्रीन कार्ड होने के बाद 5 साल आपको ग्रीन कार्ड होल्डर रहना पड़ता है, तब आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो ये जो आपने कहा ना 79,000, इसमें थोड़ी सी उसका भी योगदान हो सकता है कि कई लोग अब यूएस के नागरिक बनना चाहते हैं। और ये आंकड़े हमको वी शुड नॉट गेट टू वरीड अबाउट इससे ज्यादा, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कई देश मल्टीपल सिटीजनशिप देते हैं, यानी कि आप देखिए यूएस में आप यूएस के भी नागरिक हो सकते हैं, इंग्लैंड के भी नागरिक हो सकते हैं, भारत के भी नागरिक हो सकते हैं। इस तरह की, यानी कि यूएस तो 4-5 जितने भी देशों के नागरिक आप होना चाहें तो हो सकते हैं जी। भारत का ये नहीं है। भारत क्यों नहीं अपने नागरिकों को ये एक सुविधा दे? समझिए मैं यूएस का हूँ, मैं यूएस का सिटीजन हूँ और मैं ओसीआई कार्ड होल्डर हूँ। जब अगर समझो मैं 5 साल ओसीआई कार्ड होल्डर रहा तो मुझे ड्यूअल सिटीजनशिप की सुविधा क्यों नहीं देती भारत सरकार? ठीक है, क्योंकि अब फर्क क्या है ओसीआई और सिटीजनशिप? मैं वोट नहीं कर सकता हूँ और
एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता हूँ। जी ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये अपने आप को नागरिक समझना एक गर्व की बात है। जी। मैं इसके लिए शायद भारत $5,000 की फी भी अगर ले करेंगे तो भी लोग देने के लिए तैयार हैं। जी। तो मैं, दैट इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन जो आप कह रहे थे कि 8,000 करोड़पति यहाँ से छोड़ गए हैं। अब देखिए, जब उनकी इंडस्ट्री बढ़ती है यानी ग्रोथ फेज पर आती है, तो शायद उनको लगा होगा कि अगर मैं हेडक्वार्टर्स दुबई में रखूं या लंदन में रखूं तो मेरी अभी और ज्यादा फास्टर ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए कि दुबई की जो कॉर्पोरेट टैक्स है अभी बदला गया है, लेकिन अब तक वो 0% था। कॉर्पोरेट टैक्स 0%। ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज हैं, लेकिन मूल कारण मेरा ये मानना है कि अगर आप ड्यूअल सिटीजनशिप देंगे तो ये कम हो जाएगा, और भारतवासी जहां पर भी हो भारत माता की प्यार कैसे नहीं करेंगे। हमारी तो नस नस में वही होती है। कोई भी सफलता प्राप्त करता है तो आखिर उसकी तो खून तो भारतवर्ष से तो शुरू हुई है। ठीक है वंदना जी, श्री अय्यर साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से बात समझाई, और ये बात ठीक है, हम भी समझते हैं कि जो भारत से बाहर रह रहे हैं वो भारत को नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी, अपनी असेट्स, अपना ब्रेन, अपनी पावर सब कुछ लेकर हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं, अमेरिका में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, और फिर कहें भारत हिंदुस्तान जो है जिंदाबाद है। ये कैसा जिंदाबाद है? नमस्कार सबको और गुड इवनिंग सब लोग को भारत में। आपने सवाल तो उठाया, बट कभी इस सवाल को सोचने की कोशिश की कि जो प्रवासी हैं उनका दर्द क्या है? जी। इस चीज को मतलब सिर्फ प्रवासी दिवस ये जो आयोजन करना 3 दिन का और उसमें ये फैन फेयर करना, लोग आए, अगर आपने खुद नंबर जो बताया करोड़ों में है, तो आप मुझे बताइए कि कितने प्रवासी उस प्रवासी दिवस को अटेंड करने के लिए आते हैं, मतलब परसेंटेज वाइज इट इज नॉट इवन 0। सो ये जो मेरे से अयंगर साहब पहले बात कर रहे थे कि ड्यूअल सिटीजनशिप, OCI, मतलब OCI का क्या है? इट इज अ परमानेंट वीजा दैट वन कैन गो, दैट्स ऑल। और उसमें भी अगर OCI की बात ही करें तो सबसे पहली बात है, अगर कोई भी नायक खुद से जो भी है बड़ी से बड़ी पोजीशन में हो, वो OCI की एप्लीकेशन को एक ही बार में बिना तकलीफ के भर दे, तो वंदना जो है ना, मतलब नतमस्तक हो जाएगी। हमारे जो कुछ इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। अब जो हमारी तो बात की हम लोग NRI, इवन H1 पीपल, उनके लिए भी जो लोग यहाँ नॉन इमिग्रेंट स्टेटस पे रह रहे हैं, वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। अब यहाँ से कोई $1,500 इकोनॉमी क्लास फेयर में जाकर के वोट डालने तो जाएगा नहीं। सबसे बड़ी बात है, आप ये सोचिए, अगर आपके दूतावास है सब जगह तो ये कार्य भी होना चाहिए। ठीक है। और नंबर भारत से जो बाहर जा रहा है, तो अगर भारत की इतनी पॉपुलेशन है और वो जा करके बाहर काम कर रहे हैं, सो जो पहले बात कर रहे थे कि टैक्सेस का जो प्रोविजन है फॉर द बिजनेस पीपल, वो उसको भी अभी, क्योंकि जब भी भारत में जो यहाँ से जा करके करना चाहता है निवेश, अब हमारी अपनी भी प्रॉपर्टी है इतनी सारी, मतलब जब आपने कहा कि लेकर के चले जाते, लेकर के को कहाँ, कोई मैं मयूर विहार का मकान या द्वारका का मकान और ये वो लेकर तो नहीं आ पाई ना। और अब हम जाएंगे भी तो बहुत सीमित समय के लिए जा पाते हैं, तो उसमें अगर हम चाहते भी हैं तो हमको तकलीफें तो होती हैं। ठीक है यशवंत जी, कमिंग बैक, आई जस्ट वांट टू कंक्लूड विद वन थिंग कि हम लोग का भी दर्द है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है, जैसे इन्होंने कहा कि मतलब रिनाउंसिएशन, this word itself is very painful to lot of people. Yes, मैं इसीलिए हमारे पास दो बड़े मेहमान हैं, दीपक जी भी हैं, वैभव जी भी हैं, उनसे दर्द को साझा करेंगे आपका। यशवंत राज साहब, आप इसको थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव तरीके से मुझे समझाइए कि क्या दर्द है जो वंदना जी ने जिसका जिक्र किया और श्री अय्यर साहब ने जो बात कही। देखिए, हम भारतीय, मैं तो अभी भी इंडियन हूँ और मैं इंडियन पासपोर्ट भी होल्ड करता हूँ, और तो जो और लोग यहाँ आए वो यहाँ पे अवसर के अच्छे लाइफ के ढूंढने में आए, और उन्होंने अच्छा यहाँ पे किया भी। बहुत इंडियंस जो यहाँ हैं, दे आर कॉल्ड द आइडियल माइनॉरिटी, मॉडर्न माइनॉरिटी बोलते हैं उनको। उनका इनकम, मीडियम इनकम सबसे हाई है, एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, तो ये सारे अच्छे से प्लेस हैं यहाँ पे। इनका दर्द ये है कि मेरे हिसाब से कि
वो इंडिया को मिस करते हैं जी। उस जनरेशन के जो फर्स्ट जनरेशन के इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया को बहुत मिस करते हैं जी। बट जो सेकंड जनरेशन है वो तो अमेरिकन है जी। वो कम्प्लीटली अमेरिकन है। ठीक है, हम तो सेकंड जनरेशन की बात ही नहीं कर रहे, जो लोग फर्स्ट जनरेशन के तौर पे जा रहे हैं, सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, बस गए हैं, उसके उनके लिए तो दूसरी चिंता की बात होगी। जी, वही कॉन्ट्रास्ट में निकाल रहा था कि जो पहले जनरेशन के जो लोग आए हैं यहाँ पे, दे केम इन अच्छे अवसर के, अच्छी जिंदगी की खोज में आए थे जी। और खुश हैं अब। ठीक है, बट उनका दर्द ये है कि वो भारत को मिस करते हैं जी। और भारत को कौन नहीं मिस करेगा? अगर आप भारत से दूर हैं तो आप वहाँ पे आप पले बड़े हुए हैं तो आप मिस तो करेंगे ही जी। और बहरहाल अब तो खैर काफी फर्क पड़ गया है। दे आर वेरी प्राउड ऑफ इंडिया आल्सो। देयर वाज अ टाइम व्हेन ठीक, जब इनको लगता था कि पता नहीं क्या है, जी। अब तो बहुत इनको दीपक वोरा साहब, आपको मैंने इसलिए पहले तीनों हमारे जो भारत से बाहर रहने वाले लोग हैं उनकी बात सुनाई, और आप तो बहुत लंबे समय तक इनका दुख सुख साझा करते रहे हैं। हिंदुस्तान में प्रवासियों की जो हिस्ट्री है वो गिरमिटिया से लेकर सीओज और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई है। अब कई देशों में हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सीओज भी हैं, और एक ज़माना था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में गिरमिटिया के तौर पर मजदूरों के तौर पर भी जाते थे, है ना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है जब हम गर्व कर रहे हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उस समय 2.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ दें? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ हमेशा, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने नेशनल कलर का बैच पहना हुआ है। मैंने भी पहना हुआ, हम केवल 2 हैं इस ग्रुप में जिन्होंने ये पहन रखा है जी। सर, एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, 71 साल की मेरी उम्र है, 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ, 13 कंट्रीज में सर्व किया है मैंने। श्री अय्यर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये सब कहना कि ये पासपोर्ट ये वाला है वो वाला है, इट्स इममटेरियल। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज शब्द हटा दीजिए तो सिटीजन ऑफ इंडिया रहता है, उसके मायने समझने बहुत जरूरी है। अब वोट नहीं कर पाते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले पाते, उसके भी कई कारण है कि हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्शन देनी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी कहा कि इनको दुख होता है सर, जितने यहाँ पर प्रवासी भारतीय आपके प्रोग्राम में, एक चीज उनको कह देता हूँ, आप भारत छोड़ के जा सकते हैं, आप भारत को अपने दिल से नहीं निकाल सकते। यू मे नॉट लिव इन इंडिया बट इंडिया लिव्स इन यू। ये सबसे बड़ी चीज है। नरेंद्र मोदी अक्सर इसके बारे में बात करते हैं। अब 140-135 करोड़ की हमारी आबादी है, अगर तो सर दीपक साहब, वोरा साहब, इसी तकलीफ को आप एनकैश करते हैं? कोई एनकैश नहीं करता, उनकी खुशी को हम एनकैश करते हैं। तकलीफ को एनकैश करना हमारी फितरत नहीं है सर। आपकी मतलब हम लोगों की जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा। हम सब $100 बिलियन पिछले साल जो इन्होंने रिमिटेंसेस की हैं भारत में, वो क्यों की हैं सर? कॉन्फिडेंस है, प्रेम है, पैसे यहाँ लगाना चाहते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं सर हमारे, दोनों अमेरिका में रहते हैं। क्यों नागरिकता ली उन्होंने? नौकरी के लिए, कंफर्ट के लिए, वहां पे अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उसके लिए। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए वो लोग ले लेते हैं। और फिर कितने हैं सर OCI कार्ड होल्डर्स, आपको मालूम है? जी। पिछले 7 साल में 3.2 लाख OCI कार्ड हमने हर साल दिए हैं, ट्वाइस द नंबर उससे पहले जो 10 साल थे। तो OCI कार्ड होल्डर्स आजकल कहते हैं कि 70 लाख के आसपास हैं। हमारा डायस्पोरा 3.2 करोड़ का है, जो आंकड़े आपने दिए हैं। जब हमें आजादी मिली सर, गिव मी अ मिनट, क्यों गए थे लोग विदेश सर? 2 कारणों के लिए। जिनके पास पैसे थे वो पढ़ने गए थे, हमारी यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी नहीं थी उस समय, लेकिन मेजॉरिटी गए थे अपने आर्थिक सुधार के लिए, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स। कौन कहता है कि ये पॉलिटिकल रेफ्यूजीज थे? एक भी नहीं था। ये गए, वहां बस गए। 200 साल कॉलोनाइजेशन के बाद भारत को अपने पैरों पर खड़े होने में समय लगा। आप 200 देशों से ज्यादा में है, मैं आपको तो नाम भी नहीं दूंगा, एक कोई इंग्लैंड में सर, मैं 200 साल की बात ही नहीं कर रहा। मेरी चिंता तो पिछले 10 साल की हो रही है। जो 10 साल के आंकड़े हैं, 16 लाख जो छोड़ गए भारतीय नागरिकता। अच्छा सर, भारतीय नागरिकता छोड़ गए तो क्या आपत्ति हो गई सर? जी, उनके पास OCI कार्ड है, इसमें उन्होंने नागरिकता ली है कि वहां वो बसें, उनको आसानी होती है। मेरे बच्चों ने ली है सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो अय्यर साहब ने कहा, क्या आपको लगता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप पर कुछ चल सकते हैं आगे? सर, ड्यूअल सिटीजन की मांग बहुत पुरानी है, अय्यर साहब खुद जानते हैं, हमने कई बार इसके बारे में बातचीत भी की है। आप जब विदेश मंत्रालय में थे, आपने चिड़िया बैठा ही नहीं दरअसल।
जो आपने कह दिया मैंने मान लिया, जवाब नहीं दूंगा। लेकिन OCI जो है, ओवरसीज सिटीजन, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। ओवरसीज है तो क्या हुआ सर, सिर्फ वोटिंग का राइट। बहुत से ऐसे देश हैं जो वोटिंग की राइट नहीं देते अपने डायस्पोरा को। अब ये हमेशा इट्स एन इवॉल्विंग, पहले होते थे सब PIO कहते थे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, उसके बाद OCI कार्ड आया, उसमें भी परिवर्तन आए हैं। एवोल्यूशन होता है, प्रोसेस चलता जाता है। मेरी विनम्रता से मेरी दरखास्त है, जितने हमारे NRI मेहमान हैं, लुक यू लिव इन आवर हार्ट्स। अगर भारत में आप भले ही ना रहें, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं डायस्पोरा से मुलाकात करते हैं। ठीक है वैभव साहब, आपको मैंने सबसे आखिर में इसलिए लिया क्योंकि मैं भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है, उसके प्रतिनिधित्व के तौर पर सोच रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे, समझना चाहता हूँ। दीपक वोरा साहब को भी सुन लिया और आपने हमारे सारे मित्रों को भी सुना। क्या आपको लगता है, एक सवाल तो बहुत आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सवाल तो होता है कि आप तो इतना गर्व करके सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं कि भारत बहुत विकसित हो रहा है, और 2.5 लाख लोग हमारे हिंदुस्तान के, मुझे तो तकलीफ हो रही है कि नागरिकता छोड़कर चले जाएं, और 8,000 करोड़पति मतलब वो 100 करोड़ वाले लोग होंगे, मेरे करोड़पति नहीं होंगे, 8,000 लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। इसमें वो लोग शामिल नहीं जिनको, जो आपके मित्र कभी रहे हैं और आजकल नहीं रह रहे यहाँ पर हिंदुस्तान में, वो करोड़पतियों का जिक्र मैं नहीं कर रहा। नमस्कार विजय जी, और सादर प्रणाम पैनल के बाकी चारों मेहमानों को जी। और जय हिंद बोलूँगा। मैं मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में से हूँ जो भारत का झंडा पहन के हमेशा फॉरेन कभी जाते हैं। मेरे व्यापार में 8 कंट्रियों में ऑफिसेज हैं, और अभी श्री जी ने, अय्यर साहब ने जिक्र किया दुबई का। बिल्कुल, मेरा दुबई में ऑफिस है, कंपनी भी है, और मैं बाहर पढ़ा लिखा हूँ जी। मैं 96 में स्कूल किया और उसके बाद बाहर पढ़ने गया, बाहर काम किया और वापस आ गया। इकलौता बेटा था, घर वालों ने वापस बुला लिया कि भाई साहब यहाँ पे हालत ऐसी है। और जब मैं वापस आया तो मोबाइल फोन भी यहाँ पे था और वो था, तो ठीक है सब हुआ। लेकिन क्या हुआ कि भारत अचंभित हो गया है भारत की ही विकास दर से। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, श्री अय्यर यहाँ पे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं श्री अय्यर को, ढंग से बहुत कम लोग जानते हैं। पी गुरु करते हैं ये, और मैं तो बहुत सीखता हूं इनसे। इनका जो कटाक्ष करने का तरीका है वो इतना सटीक डिप्लोमेटिक तरीका है, तो मेरे को बड़ा मजा आता है इनको समझने में। तो श्री अय्यर केवल सिर्फ देश के हालात पे कमेंट नहीं करते हैं। विजय जी आपके टाइम के हैं श्री अय्यर, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री अय्यर एक इन्वेंटर भी हैं जी। इनके करीब 20 से ज्यादा पेटेंट हैं। अब जब इनके बाल काले थे, जब ये इन्वेंशन कर रहे थे, तब हिंदुस्तान में अगर पेटेंट्स लेने होते इनको, तो इनको या तो नोच खाया जाता, और या इनके बाल क्यों दांत भी चले जाते, पेटेंट ना अवार्ड होता जी। तो इनको बाहर जाना पड़ा, वहां पे जाके इन्होंने अपने पेटेंट्स कराए। आज की तारीख में श्री अय्यर अगर कुछ बनाते हैं और इनका नाम श्री अय्यर नहीं है, ये अगर चाहे तो लिखे श्री अय्यर करें तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनका पहला नाम है श्री अय्यर, इस तरह है। तो आज की तारीख में ये भारत में अगर पेटेंट कराना चाहे, कुछ बनाना चाहे, तो 6 महीने का टाइम है, 180 दिन का जी। ये भारत सरकार ने ही किया है। वैभव साहब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं ये, ठीक है आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक बात समझाइए, ये जो आप बात अय्यर साहब की कर रहे हैं, श्री अय्यर साहब की, वो तो ठीक है। आप ये हर चीज में नेहरू कहानी मत जोड़ा कीजिए। मैं तो पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ। नाम ही नहीं लिया विजय जी, मेरी मजाल। आप लोग सीनियर है। नहीं, आपने कहा श्री अय्यर साहब ने जब गए थे तो पेटेंट बनाने की बात क्या हुई थी, उसको छोड़िए। मैं तो पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ, जब आपकी सरकार थी प्रभु। नहीं, एक मिनट, मैं नहीं, वो हमारी मिली जुली सरकार थी। ये पहला मर्तबा। हाँ, पिछले 8-9 साल हो गए, 10 में से 9 साल आपके हैं। तो करेक्ट कर लेता हूँ मैं, 9 साल ही मानिए। विजय जी, जिस देश में पेशाब करने के लिए भारत सरकार को, देश की सरकार को पेशाब घर बनाने पड़े जी, सरकार बनाने के बाद, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2014 से पहले क्या हाल था जी। ठीक है, पहला पॉइंट। तो हम तो 2 मिनट और बहुत कृतज्ञ हैं आपके सर, बहुत कृतज्ञ हैं आपके। बिल्कुल भी नहीं, ये तो काम करना था, तो जनता ने प्रेम करके भेजा, हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने दिया जी। जिस देश में
2014 से पहले जो रिक्शा वाला या नीचे रेडी वाला था, उसके पास रहने के लिए छत नहीं होती थी, जाने के लिए मेडिकल सुविधा नहीं होती थी, जिसकी इंश्योरेंस नहीं होती थी अपने परिवार के मेडिकल सुविधाएं कराने के लिए, उस सरकार को अगर ये मूलभूत सुविधाएं देनी पड़े तो हमारे चारों दिग्गज जो बैठे हैं, और हम चारों से ज्यादा तो दीपक जी ने दुनिया देखी है, हम पांचों से ज्यादा तो दीपक जी ने दुनिया देखी है। दीपक जी सूडान के भी एम्बेसडर रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री को एडवाइस दिया, यहाँ के प्रधानमंत्री के एडवाइजर थे बाकी जी, ठीक है 2012 में। तो आप देखिए, तो दीपक जी ने तो सूडान को देखा, सूडान तो आज भी सबसे नीचे लिस्ट में आता है। ठीक है, मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। यहाँ भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहाँ एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय नागरिकता छोड़ने पर और हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक शेर पढ़ा था कि अधूरे इश्क में एक बात तो मुकम्मल सीखी हमने, वो छोड़ भी गए हम फिर भी उनके रहे। बहन वंदना जी, आपकी तकलीफ से थोड़ी तकलीफ हुई है, कैसे इस तकलीफ को कैसे निवारण किया जा सकता है? वंदना जी कनेक्ट नहीं है। श्री अय्यर साहब, आपने शिकायत की, आपकी बात की, दीपक जी ने भी बात की है, क्या रास्ता क्या है? देखिए, हम तो उनके रहे हैं, हम तो आपके हैं अब भी। मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों महत्वपूर्ण होता है जी। अब देखिए, चीन की जो ग्रोथ हुई है पिछले 20 साल में जी, ये ग्रोथ ताइवान के इंजीनियरिंग और टेक्निकल हेल्प के साथ ही हुई है। उन्होंने वहां से बहुत ही आसान बना दिया था कि ताइवान के जो इंजीनियर्स थे वो चाइना में आकर अपने कंपनी स्थापित करें जी। और इसी वजह से वो इतना बड़ा हुआ। तो भारत के लिए एक एनआरआई कम्युनिटी इसी तरह की एक अद्भुत प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, भारत यूज कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो रहा है। किस लिए नहीं हो रहा, मैं ये भी आपको मिसाल बताता हूँ। अब देखिए, 13 घंटे अक्टूबर 2020 में मुंबई की पावर सप्लाई ग्रिड को बंद कर दिया गया। किसने बंद किया? चीन ने बंद किया। चीन वो कहकर बंद किया, उसने बोला था कि मैं आपका कट करने वाला हूं और उसने कट किया। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको एक टेक्नोलॉजिकली वेरी केपेबल पीपल हैव टू कम एंड हेल्प। तो अगर आज मैं कहूँगा मैं ओसीए हूँ, क्या मैं भारत की सरकार की मदद कर सकता हूँ? तो कोई एक रूल बुक पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, इसलिए आप हमें हेल्प नहीं कर सकते। ऐसे इतने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं वहां पर हम काम नहीं कर सकते जी। दिस इज द प्रॉब्लम जी। I disagree with श्री on this जी। विजय जी, मैं इंटरजेक्ट अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलना चाहूंगा। एक थोड़ा सा वंदना जी को एक बार और सुन लें, फिर आपके पास आता हूँ। वंदना जी, आपका थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था, हम आपकी बात सुनना चाह रहे थे जी। हाँ, मैं एंकर जस्ट बात बहुत सहमत हूँ। और दूसरी बात, मैं यहाँ एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जी। जब हम प्रवासी भारतीय भारत भी जाते हैं तो टूरिज्म के लिए भी हमारे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब मुझे ये बात पहले पता भी नहीं थी इस बात के लिए है। कई जगह है जहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं, उसके लिए या तो हमें स्पेशल परमिट लेना पड़ता है या क्या है। जब मैं भारत में ही पैदा हुई हूँ है, अभी इन्होंने तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कहा, बट अब जब एज ए सिंपल लाइक 4 पीपल ऑफ माय फैमिली हम लोग जाना चाहते हैं तो हमको पता चला कि हम सिक्किम के कुछ भाग में नहीं जा सकते। क्या हम नहीं जा सकते? हम मालूम ही नहीं, मतलब लाइक अगर स्किन टोन तो मेरी सेम है बिकॉज बट लेकिन भारत में भी आजकल आपको मालूम है जब हम होटल्स में जाते हैं हमें चेक इन करना पड़ता है तो हमको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है। तो कुछ में भारत का तो झूठा आईडी तो कोई नहीं दे सकती क्योंकि आधार कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मुझे अपना पासपोर्ट ही सबमिट करना पड़ेगा। एंड इन द पासपोर्ट आई एम एन अमेरिकन सिटीजन। सो ये भी एक कंसर्न की बात है। जब हमारे जो डिप्लोमेट प्रीवियस हैं वो बात कर रहे थे कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से आप अगर रिस्पेक्ट करते, आपने हमको अपने दिल में रखा है तो आपने तो हमको दिल में रखा है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं
उन्होंने भी भारत को अपने दिल में और दिमाग में भी रखा है, वो भारत के बारे में ही सोचते हैं। इवन अपनी सेकंड जनरेशन को भी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इनकलकेट हैं, उनको कल्चरली इन्वॉल्व करते हैं, उनको नो टू इंडिया प्रोग्राम में बताते हैं। तो उसके लिए जो कोशिश है, सही बात है कि समय लगता है, तो हम उसका इंतजार करेंगे, और जो ये डिमांड है फॉर द ड्यूअल सिटीजनशिप, दैट विल बी स्टेइंग देयर। जी वैभव जी, आप जोड़ना चाहते थे? देखिए, मैं पहले श्री का जवाब दूंगा। श्री, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई विल जस्ट एड्रेस यू एज योर फर्स्ट नेम। मैं आपके आवाज की कुछ प्रॉब्लम हो रही है वैभव साहब? आपको आवाज आ रही है? जी अब मिल रही है ठीक से। जी, तो जब आप पीआईओ थे श्री, तो पीआईओ में लॉ को अमेंड करके आपको ओसीआई कार्ड दिया गया। ओसीआई कार्ड के आपको केवल 2 राइट्स नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड एंड वोटिंग। उसके अलावा जैसे भारत का नागरिक होता है वैसे सारे राइट्स हैं। इनफैक्ट एक ओवरसीज सिटीजन, आज की तारीख में मेरी एक इन्वेस्टमेंट है डिफेंस कंपनी में, ड्रोन कंपनी में, उसके अंदर मेरे साथ एक ओसीआई इन्वॉल्व है मेरी ड्रोन कंपनी में। आई हैड टू सीक no government clearance in the defense sector for defense production to get him as on board as a director। जी ठीक है, तो डिफेंस में भी आप आके हेल्प कर सकते हैं श्री। देखिए, टू बी क्रिटिकल इज ग्रेट, बट टू बी राइटली क्रिटिकल इज अनदर स्टोरी। वंदना जी तो टूरिस्ट भी इंडियन नहीं रही। मैं उस पे भी आ रहा हूं, तो श्री, दैट शुड आंसर योर क्वेरी। 2020 में क्या था मुझे नहीं पता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, बट मेरे को ये पता है लॉ क्या कहता है। अगर आपको कोई रोकता है, आई विल बी हैप्पी, माय लॉ फर्म विल रिप्रेजेंट यू इन दिल्ली। ओके, सो दैट इज वन पार्ट। और आपके मित्र हैं दिल्ली में, मुझे पता है कौन कौन है, और वो हमारे भी मित्र हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप बोले कहां हेल्प करनी है, ठीक है, तो हम मिलके करेंगे, मेरी फाउंडेशन के थ्रू कर लेंगे। अब आए वंदना जी के इल्जाम पर। वंदना जी ने बहुत अच्छा पॉइंट पिकअप किया सर। और वैभव जी एक थोड़ा सा तकलीफ के साथ मैं बोल दूं, वंदना जी की तकलीफ को इल्जाम मत बोलिए प्लीज। नहीं, मैं सरकार हूं ना, तो सरकार पे इल्जाम है। वो सरकार पे इल्जाम है कि सरकार ओसीआई की सुन नहीं रही है। जी, उनकी तकलीफ है कि सरकार सुन नहीं रही है, तो ये सरकार पे इल्जाम। ठीक है, हाँ, तो सरकार पे जो इल्जाम लगा है उसका मैं सीधा जवाब देता हूं। देखिए वंदना जी, नॉर्थ ईस्ट के 7 जो प्रदेश रहे हैं वो राजनीति का बहुत गहरा हिस्सा रहे हैं बहुत सालों तक। आज की तारीख में भारतवर्ष में नॉर्थ ईस्ट फुल इंटीग्रेशन के साथ आ रहा है। सिक्किम के जिन स्थानों पर आप जाने की बात कर रहे हैं, वहां पे भारत का नागरिक भी नहीं जा सकता है डिफेंस की वजह से जी। और वो डिफेंस भी है, वो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसकी वजह से नहीं जा सकता है जी। दूसरी बात, आप क्योंकि ओसीआई तो है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आप अल्टीमेटली तो आपका पासपोर्ट है विदेश का, यानी किसी अन्य देश का। उस देश के काउंसलेट के प्रति आपकी जिम्मेवारी हमारी बनती है सेफ्टी की। तो अगर आपको कुछ हो जाता है, आपके दिल में तो बहुत बहुत प्रेम है भारत का, आपका अपना देश, आपकी पैदाइश यहाँ की है जी। लेकिन आपका पासपोर्ट यहाँ नहीं है, तो थोड़ा कागज बीच में आ जाता है जी। तो वो कागज की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, इसलिए आपको हो सकता है रोक टोक का सामना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि आप हमारी जिम्मेवारी है, हम खास जिम्मेवारी लेते हैं जी। दूसरी बात, आपने पॉइंट किया कि जब होटल में चेक इन होता है तो मेरे को पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम में से कोई भी अपने जो करीबी, सबसे करीबी पासपोर्ट पे हमारी सारी डिटेल्स होती हैं, वो करीबी चीज कोई शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी हम भूल गए। 2016 में लॉ को अमेंड करके प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने आपको ओसीआई कार्ड इशू किया और पैन कार्ड इशू किया जी। आप जब भारत आए, आप ओसीआई कार्ड लेके आए, इतना सा कार्ड है, आप वो कार्ड लेके आए, आप उसको यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन कवर्ड है, मास्क्ड है। आप आधार कार्ड बनवाएं, भारत में जब भी आए आप, अगली बार आप दिल्ली पहुंचे मेरे को बताइए, मैं लेके चलूंगा आपको आधार, वोटर आईडी बनवाने के लिए। सर वैभव जी आधार बनवाने के लिए वैभव जी आपकी बात ही नहीं हो रही है, व्यवस्था की बात कर रही हैं वंदना जी भी और श्री सर भी जी। ठीक है, कोई जैक लगा के थोड़ी करवाऊंगा जी, नहीं तो ठीक है, संशोधन लाया गया, जरूरत ही ना पड़े। मैं समझता हूँ कि वैभव जी की या दीपक जी की जरूरत ना पड़े। दीपक जी होंगे, वैभव जी होंगे, तो फिर किसी की परेशानी नहीं है। बात इशू ये नहीं है जी। विजय जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं 10 सेकंड में। ब्यूटी ऑफ दिस, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल का करीब प्रोग्राम है, मैं गया था पहली जुलाई को जब इनॉग्रेशन हुआ था 2015 में।
आप यूएस में बैठे हुए या किसी भी कंट्री में बैठे हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, और अगर आपका एड्रेस किसी बाहर की कंट्री का है, आपके पास आपका ओसीआई कार्ड या पैन कार्ड या आधार कार्ड डिलीवर होगा काउंसलेट के थ्रू। ठीक है, ठीक है। तो ये संशोधन है कानून में। यशवंत जी, एक जमाने पहले एक गाना चला था, सिर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आप तो हिंदुस्तान और अमेरिका और दुनिया भर में घूम लिए, ये टोपी अलग, दिल अलग, जूता अलग, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बहरहाल जैसे दीपक जी ने भी पहले बोला, भारत आप छोड़ दें बट भारत आपको नहीं छोड़ता है, तो भारत आपके अंदर विल ऑलवेज लिव इनसाइड यू। बट एक चीज विजय जी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये जो भारत से जो बाहर जा रहे हैं लोग और बाहर की सिटीजनशिप अक्वायर कर रहे हैं, हम उसको डिसएडवांटेज या उसको हम लॉस में नहीं देखें। ये एक गेन है हमारे लिए, बड़ा टैंजिबल सा गेन है। आपको इसमें लॉस है ना सर, लॉस है ना। श्री अय्यर साहब जैसे लोग वहां बैठे, यहाँ बैठे होते तो हिंदुस्तान कहीं और होता। लॉस तो है ही नहीं विजय जी, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर हमारे हरगोविंद खुराना जी अगर इंडिया में होते तो उनको नोबेल मिलता। इसमें उनको कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट में बात बहुत बनती है। ये लोग बाहर जाते हैं, बाहर में अच्छा करते हैं, कंपनी सेटअप करते हैं, और इसका भारत उनको तो फायदा होता ही है, उनके अडॉप्टेड देश को भी फायदा होता है और उसमें भारत को भी फायदा होता है। भारत का जो नाम आज टेक वर्ल्ड में इतना चमक रहा है, क्यों चमक रहा है? भारत में अपने क्या किया है? भारत में कुछ हमने टेक्नोलॉजी में कुछ खास तो नहीं किया। ये जो हमारे लोग बाहर गए, बाहर सेटल हुए, बाहर में फेसबुक में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, गूगल तो हमारा इंडियन लीड कर रहे हैं, इंडियन अमेरिकन लीड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडियन अमेरिकन लीड कर रहे हैं। तो ये लोग हमें एक दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर इंडिया। ये हमारे लिए बड़े बड़े बहुत ठोस प्रॉफिट्स, बड़े ठोस एडवांटेजेस ला रहे हैं। तो इनको हम डिसएडवांटेज ना देखें, इनको हम लॉस ना देखें। बहुत बड़ी बड़ी गलती है। एक चीज मैं एक और मिनट लूंगा, बस एक सेकंड और लूंगा। ये बाइपार्टिजन सपोर्ट रहा है इंडिया में, वो चाहे मोदी सरकार हो चाहे वो मनमोहन सरकार हो, कि H1B को हम प्रमोट करते रहे हैं। यूएस में भी हम जब भी आते हैं मंत्री प्रधानमंत्री यहाँ पे, तो जरूर ये बात बोलते हैं कि जी आप हमें इतना H1B नहीं दे रहे हैं। तो इंडिया प्रमोट करता है कि इंडियंस बाहर जाएं, बसें, काम करें इन बड़े बड़े कंपनीज में, और अपने लिए अच्छा करें और देश के लिए भी, बिकॉज रिपेक्टेशन भी तो होता है, पैसा भेजते भी तो घर हैं। तो ये सारा तो प्रॉफिट वोरा साहब जी नहीं समझ में आ रहा है। वोरा साहब, ये सर ने कहा, यशवंत जी ने, कि ब्रेन ड्रेन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था इमेज बिल्डर है। अब श्री अय्यर साहब बैठे हैं, यशवंत जी बैठे हैं, वंदना जी बैठे हैं, तो आपने बहुत अच्छा सा सम्मान पत्र बनवा दिया है कि भाई आपके दिल में भी हिंदुस्तानी, हमारे दिल में आप बसे हुए हैं। लेकिन मुश्किल पर तो कुछ काम हो नहीं रहा। मैं मुश्किल समझ नहीं पाया। वैभव साहब जो कह रहे थे 100% मैं इनके साथ सहमत हूँ। पुट इट अक्रॉस ब्यूटीफुली। वंदना बहन हमारी जो है, मैं समझा नहीं, इन्होंने जब अमेरिकन पासपोर्ट लिया था तो हाथ ऐसे ऊपर करके कहा था, आई प्लेज अलीजेंस टू द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टू द रिपब्लिक फॉर व्हिच इट स्टैंड्स। अलीजेंस तो आपने वहां की ले ली थी। मैडम आपको क्या तकलीफ होती है अगर हम लोग आपका पासपोर्ट मांगते हैं होटल में, एयरपोर्ट पे मांगते हैं कि नहीं? मैं आपके देश में जाता हूँ, मेरा पासपोर्ट लेते हैं। 100 से ज्यादा देशों में गया हूँ, किसी होटल में जाता हूँ, मेरा आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं। आजकल एक बीमारी फैली हुई है दुनिया में, शायद आपने नाम सुना होगा, उसको हम आतंक या टेररिज्म के नाम से जानते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि आपका आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो। ये आप बुरा ना माने कि हम आपकी आइडेंटिटी आप तो एयरपोर्ट पे भी देती हैं अपना पासपोर्ट, यहाँ पे हर जगह आप देती हैं। मैम लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। आई डिड नॉट इंटरप्ट यू मैम साहब। वंदना जी एक बार वोरा साहब बोल ले, फिर आप बोलिए। ट्रेनिंग फॉरेन सर्विस में अलग है मैम, हम इंटरप्ट नहीं करते। क्षमा कीजिएगा, हम लोग विदेश सेवा में हमको यही सिखाया जाता है। तो मैम मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, जब वैभव साहब कह रहे थे, अय्यर साहब कह रहे थे, हमारे दूसरे मेहमान ने कहा है, दिस इज नॉट एन इशू। ये जो आजकल जो लोग जा रहे हैं सर, क्यों जाते हैं? फैमिली रियूनियन के लिए जाता है, टूरिज्म के लिए जाता है, पढ़ाई के लिए जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है। कोई पांचवा रीजन नहीं है। कोई नहीं जाता इसलिए कि भारत सरकार उसको जूते मार रही है। यहाँ पर अभी 8,000 करोड़पति चले गए, वेरी गुड, वहां जाके अपना बिजनेस बढ़ाएं। वही तो लोग हैं जिन्होंने $100 बिलियन लास्ट ईयर रिमिट किया था। तो सर वो यहाँ पर लगे रहते तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, भारत आगे नहीं बढ़ता। से इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ से आए, क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ प्रभु आपसे कि वो 8,000 करोड़पति हिंदुस्तान में ही रहते तो क्या हिंदुस्तान पीछे हो जाता? अब मैं आपको बताता हूँ, अगर वो बाहर चले गए हैं, वो ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा पूंजी लगाएंगे यहाँ पर। आपकी आर्गुमेंट को मैं उसके सर के बल खड़ी कर देता हूँ। ठीक है, वंदना जी कुछ आप जोड़ना चाह रही थी? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी, जो मैंने पासपोर्ट का कहा, आपने उसको गलत सोचा कि इट पेन्स मी बिकॉज इट रिवील्स माय आइडेंटिटी।
मैंने ये कहा कि हम वहां जा नहीं सकते हैं, आपने उसको गलत तरीके से लिया। आई डोंट वांट टू। फिर उन्होंने जो बताया कि why do they take the passport? I understand that our responsibility belongs to the government of India towards my consulate. So that is what I wanted to clarify कि मुझे पासपोर्ट देने में तकलीफ नहीं है, बट ये हम लोगों के लिए वहां हम जा नहीं सकते एज अ टूरिस्ट, ये मेरी समस्या है। अरे वंदना जी, कुछ उन हिंदुस्तानियों का भी दर्द समझिए जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता, आप वाला, उनके साथ क्या होता है। श्री सर, कुछ सुझाव एक सॉलिड दे दीजिए, क्योंकि अब प्रोग्राम का टाइम खत्म होगा, लास्ट है, तो हम समझना चाहते हैं कि आप जैसे लोग, विद्वान लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ बताएं, तो वैभव जी और दीपक जी उसमें कुछ मदद कर पाएंगे। 9 जनवरी के अलावा भी कुछ करेंगे हम। बिल्कुल वैभव जी, आपके साथ एक चाय पे चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं दिल्ली आता हूं तो मैं आपको खबर कर दूंगा। देखिए, मैं अब साल में 4 महीने भारत में बीत रहा हूँ, 4 महीने, सॉलिड 4 मंथ्स, और मैं पर्यटन काफ़ी करता हूँ, हर देश, हर शहर का। तो कोई भी कहाँ पर भी मुझे पूछता नहीं है कि थे आप अमेरिका से आए हैं या कोई भी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ। एक फीलिंग है जो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, और मुझे ही नहीं, मेरी बेटी 2nd जनरेशन जो कहलाती है वो 1 महीना बिताती है। चेन्नई में एक फेस्टिवल होता है, म्यूजिक सीजन मानते हैं उसको, दिसंबर मिडिल से जनवरी मिडिल तक होती है। उसके लिए वो प्रैक्टिस करके वो परफॉर्मेंस देती हैं। हमको अभी भी बुलाया जाता है कि भाई NRIs अगर भरतनाट्यम डांस करते हैं तो उनका प्रोत्साहन किया जाए। तो 1 महीना वो प्रैक्टिस करने के लिए आती है, क्योंकि भारत का जो वातावरण है, वेदर है, चेन्नई बहुत ह्यूमिड है, तो उसको एडजस्ट होना पड़ता। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मुझे ये जितना अपने आप हम अपने को वी आर ऑलवेज फेल्ट लाइक हम आपके साथ हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं। ऐसा कभी हमें महसूस नहीं होता है कि हम कहीं बाहर से आए हैं। सिर्फ ये छोटी सी चीज टेक्निकलिटी के लिए है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे मैं अगर वोट डाल सकता हूँ तो मुझे और भी आई विल फील इवन बेटर कि मैंने कुछ अपने ये, क्योंकि हम बात तो करते हैं, आप वोट डालने नहीं जाते। खास करके मध्यतर वर्ग लोगों को, भारत के लोगों को ये एक इल्जाम लगाई जाती है, आप लोग सब बोलते हैं ये बेकार है, वो बेकार है, लेकिन वोट नहीं डालते आप। वोट हम वीकेंड पे डालते हैं, तो वीकेंड नहीं तो भी फ्राइडे डाले तो वो 3 दिन का वीकेंड लेकर आप कहीं और सैर करने चले जाते हैं। जो ये सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, मैं उसको निभाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इनफैक्ट आई वुड लाइक टू गो ऑन स्टैंड इन द लाइन और सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप। ठीक है, सो ये एक अपनापन होता है जी सर। जितना आप दिखाते हैं अपनापन, मैं भी वो महसूस करना चाहता हूँ। इसका एक छोटा सा स्टेप है, ये दिस इज व्हाट समथिंग दैट दे शुड थिंक अबाउट। वैसे श्री अय्यर साहब, जितना मैं समझा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, जितने हमारे NRIs हैं या OCI हैं या PIO जो रहे थे, वो वोट भले ही नहीं डाले, सरकार वहीं से बनाते हैं। नहीं। वंदना जी, तो आपकी वंदना जी और श्री अय्यर साहब जो तय कर देते हैं वही दिल्ली में राज करता है। वंदना जी, कैसे देखते हैं आप? मैं इस बात को आपसे यहाँ माइनसेस में टेम्परेचर विद द सेल्सियस के हिसाब से बताऊं, -26 -35 था शिकागो में मैं हूँ। और पिछली बार आई थिंक यूपी के इलेक्शन से पहले जब यहाँ कार रैली किया गया था, आई विश मेरे पास, अगर आपने पहले बताया होता तो मैं उसकी इमेजेस आपको भेजती। आई वाज लीडिंग दैट एंड हाथ टूट रहे थे। आई हैड माय फादर एट दैट टाइम विद मी, ही वाज 95 इयर्स ओल्ड, माय मॉम 86। और जो यहाँ जोश था वो आई थिंक सब चैनल्स ने उसको बहुत कैप्चर भी किया था। तो जो आपने कहा है कि हम भारत हमसे दूर नहीं है, ये सिर्फ, अब तो पहले दिल्ली से बॉम्बे जाने में राजधानी में उतना टाइम लगता था जितने में मैं शिकागो से दिल्ली पहुंच जाती। जी वैभव जी, जो बात वंदना जी कह रही हैं, श्री अय्यर साहब कह रहे हैं, उसका मसला ये है कि जब मई में इलेक्शन हो या 2019 में इलेक्शन हो, 2017 में इलेक्शन हो, तब वैभव साहब अपने मोबाइल में US के, ऑस्ट्रेलिया के, शिकागो के, LA के नंबर ढूंढ कर बात करें। उससे बेहतर है कि हमेशा ही बात करते रहें, तो संकट खत्म हो जाएगा। विजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ओवरसीज इंडियंस का एक ग्रुप हर काउंसिलेट पे मैंडेट है ओवरसीज इंडियंस की एक गेट टुगेदर करने का।
इवेंट्स करने का, हिंदुस्तानी दिनों पर, सेलिब्रेशन के मौकों पर। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा विजय जी, कि राजनीति से तो परे हैं। बहुत अच्छा, मेरे चारों सीनियर्स ने बहुत अच्छा बोला, और सबके अपने अपनी एक मंशा है। वो दिखाता है कि वो भारत को किस तरह प्रगति के पथ पर डालना चाहते हैं। सरकार कुछ कर रही है, सरकार करने वाली है और करती रहेगी, ये गारंटी मैं मोदी जी की तरफ से बोल सकता हूं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी चीज, पॉलिटिक्स अवे है, महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में क्या बोला, वो राजनीति है। वो राजनीति कुछ भी करेंगे, वो महुआ मोइत्रा जी को छोड़िए, ये जो हमने डिबेट की है वो जयशंकर जी के जवाब पर की है। करेक्ट। तो जयशंकर जी का रिटर्न रिप्लाई है, इसलिए उसमें कोई फिगर में भी कोई गड़बड़ नहीं है। करेक्ट। तो उसका मैं, जयशंकर जी आजकल विदेश मंत्री हैं हमारे देश के। करेक्ट। तो एक मोटे तौर, जो खुद आईएफएस रह चुके हैं, दीपक जी के जूनियर बैच के 4 बैच जूनियर हैं दीपक जी से। तो मैं आपको बताऊं कि ओसीआईज, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि भारत सरकार उनको देखती है, हाँ वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया रहे लेकिन ओवरसीज रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर मैसेंजर्स ऑफ इंडिया जी। यानी वो भारत के मैसेंजर्स। विजय जी, मेरी ब्रांड एम्बेसडर की तरह से भी कह सकते हैं उनको हम, ब्रांड एम्बेसडर। आपकी हिंदी मेरे से बेहतर है जी। तो वो मैसेंजर्स हैं हिंदुस्तान की प्रगति के। वो वहां रहते हैं, वहां से हिंदुस्तान पैसे लेके आते हैं, हिंदुस्तान में निवेश करते हैं। एक बात और, थोड़ा सा हल्के रूप में जी, श्री अय्यर और दीपक जी, यूएसआईबीसी, हो सकता है जो पत्रकार बंधु हैं वो भी बोल सकते हैं, लेकिन श्री अय्यर और दीपक जी को दोनों को पता है कि यूएसआईबीसी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और यूएसआईबीसी को हेड कौन करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, उस पर राजनीति हो जाएगी। लेकिन हम मजे ले सकते हैं राजनीति के, लेकिन हम ओवरसीज भारतीयों को हमेशा मैसेंजर की तरह ट्रीट करेंगे, तो हमें इसके पीछे की राजनीति समझ जाएगी। ठीक है यशवंत जी, छोटा सा कमेंट आपका चाहता हूं, फिर दीपक जी से इसको कंक्लूड करेंगे। जी मैं डुअल सिटीजनशिप, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, कि इन लोग ने बताया कि डुअल सिटीजनशिप इज व्हाट दे वांट, बट एक पॉइंट है ये कि डुअल सिटीजनशिप जैसे पाकिस्तानीज का है कि उनको डुअल सिटीजनशिप अलाउड है यहाँ पे यूएस में, तो उनका एंड दैट पाकिस्तानीज देमसेल्व्स है कि उनके जो इंटीग्रेशन इनटू द अमेरिकन सोसाइटी में ना, उसमें वो कंप्लीट नहीं होने देता है जी। जैसे इंडियंस बहुत इंटीग्रेटेड है यूएस कम्युनिटी, अमेरिकन कम्युनिटी में। आप देखिए बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भरे पड़े, ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में भरे पड़े थे। कंपेयर टू देम, लुक एट द नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो इनके सरकार में होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि जो हमारा डुअल सिटीजनशिप है वो हमारे इंटीग्रेशन में, कंप्लीट इंटीग्रेशन इनटू द अमेरिकन सोसाइटी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जी दीपक जी, लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा आपका, कि क्या ये हो सकता है डुअल सिटीजनशिप की बात है और वोट की बात है? आप मक्खन से थोड़ा सा, मक्खन के साथ बात करते हैं, थोड़ा सा फिसला देंगे वैभव जी के पास तक तो चला ही जाएगा। वैसे तो आपके लिए किसी की जरूरत नहीं है। वैभव साहब ने जो कहा है मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने सब बता दिया कि किस तरह से हो सकता है, सरकार विचार इस पर करेगी। और जितने हमारे एनआरआईज हैं या सीआईएस साहब, वंदना मैम, जितने लोग हैं, आपसे इतना कहना चाहता हूँ दैट इंडिया केयर्स फॉर यू। माँ कहते हैं बिल्कुल, भारत को, जब बिल्कुल आपको ठीक तकलीफ बात होती है, माँ आगे बढ़ेगी आपकी मदद करने। बिल्कुल, हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि हम सब लोग आपके साथ हैं, दिल से आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए और मेरा ज्ञानवर्धन किया। आप सभी लोगों का, वंदना जी आपका, यशवंत जी आपका, दीपक जी आपका, वैभव जी आपका, श्री अय्यर आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या बेहतर अवसर के कारण भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। इस पर 62% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, 38% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। तो देखना चाहिए हमें भी अपने गिरबा में कि क्या बात है। आपने पॉलिटिशियंस की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। आज का हमारा शब्द है ब्रेन ड्रेन। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक, आईबीएम से लेकर एडोबी तक और नासा से लेकर मास्टर कार्ड तक, इनको जो चला रहे हैं वो भारत की ब्रेन। हर मध्यम वर्गीय भारतीय की इच्छा होती है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करें या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें। भारत जहां बेमुश्किल 2% सरकारी नौकरियां हैं, इसलिए ऑप्शन बचाता है अच्छी कंपनी में जॉब का। लेकिन भारत में ऐसी कंपनियां खड़ी नहीं हो पाई, लिहाजा अमेरिका से लेकर यूरोप तक भारतीय ब्रेन्स को काम में लिया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर भारत को ग्लोबल पावर बनना है तो उसे अपने यहाँ के टैलेंट को बाहर जाने से रोकना होगा। उसे ऐसे हालात बनाने होंगे जिससे जो लोग भारत के बिल गेट्स, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग के हो सकते हैं वो देश छोड़कर ना जाएं, तभी और जो इंटरनेशनल टैलेंट्स हैं वो भी हमारे यहाँ आएंगी और हम भी ऐसी कंपनियां और संस्थान खड़े कर पाएंगे जो दुनिया का भविष्य तय कर सकेंगी।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।